घर पे थे। चलो जी। अब जो बचा था, ये एडीएच और वैसोप्रेसिन। अब एडीएच जो हार्मोन है ये मेनली किडनी पर काम करता है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और वाटर और रीअब्सॉर्ब करता है। तो मेन काम क्या है? वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करना। कहां से करना? ये बात है डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट्स, नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करना, जिससे वाटर जो है यूरिन में कम बाहर जाएगा। का मतलब ये एक्स्ट्रा वाटर को जाने से रोकता है, डायूरेसिस, और इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये यूरिया को या यूरिन को कम बनाता है, वाटर के लॉस को कम करता है। मेन काम क्या है इसका? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करना डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन से, जिससे वाटर का लॉस कम हो जाए, जिससे रिड्यूस हो वाटर का लॉस यूरिन में, यानी कि डायूरेसिस, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को रोक। अब इसकी जो हाइपोसिक्रीशन है उससे एक डिजीज होती है, इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस। अब डायबिटीज मेलिटस जो है वो कमी ऑफ इंसुलिन से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो एडीएच के हाइपोसिक्रीशन से। अब इसका मतलब, इसका नाम है टेस्टलेस यूरिन या वाटर ड्रिंकर्स यूरिन। अब होगा क्या इसमें कि पॉलीयूरिया हो, यानी कि इसका काम क्या है? वाटर को रोकना। इसका मेन काम अगर हम भाषा में समझे तो एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन में बाहर जाने से रोकना। अब अगर इसका सक्रीशन होगा कम तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर जाएगा नहीं जाएगा? तो जाएगा नहीं जाएगा, इसका मतलब यूरिन ज्यादा है। और जब यूरिन ज्यादा जाएगा तो एक्सेसिव थ्रस्ट रहेगी, जिसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पीपी कम हो जाएगा क्योंकि वाटर ज्यादा हो गया, हाइपोटेंशन। कॉफी, टी और अल्कोहल, कॉफी वो डिक्रीज करते हैं एडीएच के सिक्रीशन को। का मतलब अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, चाय ज्यादा पी रहा है या कॉफी ज्यादा पी रहा है, कॉफी ज्यादा पी रहा है, इसका मतलब क्या है कि एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया। एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया, और कम होने ज्यादा कम, सुनना आ रही है? अब आगे बढ़िए। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, अभी फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। हार्मोन कैसा हार्मोन है? ये रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हो मिलेगा आपको, इसलिए दो जगह आया, इसलिए इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन मेन पार्चुरेशन हार्मोन, इसका मतलब पहली बात ये कि ये पार्चुरेशन में यूज हो,
पार्चुरेशन में, यानी कि बेबी की डिलीवरी में यूज हो, पहली बात। दूसरी बात, ये फास्ट और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है नॉन स्टाइरिएटेड मसल्स ऑफ यूटेराइन वाल। गैस्टेशन पीरियड के लास्ट में ये यूटेराइन वाल की जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, मतलब स्मूथ मसल्स है, उनको स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रैपिड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिससे लेबर पेन स्टार्ट हो। और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर से पार्चुरेशन के समय निकले, इसकी मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले। तो आपसे ये पूछ सकता है कहां से निकलेगा, सोर्स पूछता है। और जब ये वहां से रिलीज होगा तो पार्चुरेशन में हेल्प कराएगा। और पार्चुरेशन के अलावा इसका एक काम और है जो पूछता है बार बार, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती है, जो एल्विलाई के साइड में प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड्स में, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे मिल्क बाहर निकलता है। इसलिए इसको मिल्कलेट यानी कि ये मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो दूसरा काम हो गया, पहला पार्चुरेशन में हेल्प करना, दूसरा मेमोरी ग्लैंड से दूध को बाहर निकालने में हेल्प करना, प्रोलैक्टिन बनाने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में यूज होंगे, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में यूज होंगे, लेकिन निकालने का काम ऑक्सीटोसिन। और इसीलिए जो भैंस और गाय जो कैटल्स होती है, उनके दूध निकालने के जो हार्मोन यूज होता है वो यही होता है। और ये हार्मोन इमोशन से जुड़ा हुआ है, और बच्चे की क्राई आवाज और उसका रोना और इवेंट सोचने से भी यह हार्मोन रिलीज हो सकता है। और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर काम करता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है। फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है, एक तो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में चाइल्ड बर्थ के दौरान, और दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर उनके मिल्क को निकालने में हेल्प करता है। दो काम मेनली, पार्चुरेशन में और मिल्क रिलीज करना। अब आओ हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है वो डायंसेफेलॉन फोरब्रेन का बेसल पार्ट, ठीक, जो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इनमें बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। वो क्या है समझ आ रही है? छोटा भी चल रहा है आगे, साइज बड़ा हो रहा है, साइज छोटा तो हो नहीं पा रहा है। चलो अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप में जैसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूक्लियाई है यही हार्मोन यानी कि इसके अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उनका जो बंच है, उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? और न्यूक्लियाई के वही हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये हार्मोन जाकर किस पर काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। मेनली किस पर काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब ये दो प्रकार के हार्मोन है, एक कौन से? रिलीजिंग
इनहिबिटरी हार्मोन। एक रिलीज कराने में हेल्प करेगा और एक इनहिबिट करने में हेल्प करेगा। अब जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा वो रिलीजिंग, और जो कम करेगा वो इनहिबिटरी। अब जैसे एक एग्जांपल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। एक एग्जांपल है GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। क्या बनाओ? गोनाडोट्रोपिन बनाओ। अब गोनाडोट्रोपिन कौन से, जो किस पर काम करे? गोनेड्स पर। जो गोनेड्स पे काम करे वो गोनाडोट्रोपिन करेगा। और तो हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा? हार्मोन सिक्रीट करो, गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू गॉनेड्स पर पहुंचेगा। अब वहां पर जाकर वो गॉनेड्स की फंक्शनिंग कंट्रोल करेगा, गैमेट्स के बनने को कंट्रोल करेगा। जब आप रिप्रोडक्शन में पहुंचोगे तो वहां पर GnRH आएगा और वो टेस्टिस में और ओवरीज में काम करता है। उसके हार्मोन सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन है, जो पिट्यूटरी से कहेगा कि इनहिबिट करो। ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से बनते हैं और वहां से वो पास होते हैं नर्व्स एंडिंग से, और वहां से वो पहुंच जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल सर्कुलेशन से, और वहां जाकर इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल रेगुलेशन में होती है, नर्वस कंट्रोल का लाभ। सिनर्जेसिक हार्मोन बताए थे कि जब दो हार्मोन एक दूसरे काम को कॉम्प्लीमेंट कर, वो सिनर्जेसिक कहलाते हैं। जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है। थायरॉक्सिन भी काम कर सकता है ग्रोथ हार्मोन की जगह, सिनर्जेसिक इफेक्ट करता है दोनों। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सिनर्जेसिक इफेक्ट, क्योंकि प्रोलैक्टिन दूध बनाएगा, ऑक्सीटोसिन बाहर निकालेगा। अगर दोनों में से एक भी काम ना करता, दोनों में से काम नहीं। प्रोलैक्टिन अगर बना दिया और निकलेगा बाहर तो बच्चा कैसे पिएगा? बात। इसके बाद एंटागोनिस्टिक, जब दो अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन ग्लूकागोन बेस्ट एग्जांपल है। इंसुलिन शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट कार्य में, एक कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, एक घटाएगा। एमएसएच और मेलाटोनिन एक दूसरे के अपोजिट। एक बात, हमारे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पूरी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड में एक बात और है कि कोई भी ग्लैंड हार्मोन स्टोर नहीं करता, लेकिन थायराइड ग्लैंड का एक्सेप्शन होता है। थायराइड ग्लैंड ग्रैन्यूल्स के रूप में इतना हार्मोन स्टोर करके रखते कि 3 महीने तक। अगर बनना आज बंद हो जाए 3 महीने तक वो चलता है। दूसरा, ये वेंट्रोलैटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जॉइंट ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंक्स में, नेक रीजन में, और ये एच शेप ग्लैंड। इसमें 2 लोब्स होते हैं और वो दोनों लोब एक नॉन कनेक्टिव पार्ट से, नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप से अटैच है, जिसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस जिससे वो अटैच है, उसका नाम क्या है? इस्थमस। अब इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है और इसका जो सबसे मेन काम है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। इसीलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है या तो बहुत पतले हो जाते हैं या बहुत मोटे होते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जो है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं स्ट्रॉम। होती है
बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और उसमें बहुत सारी फॉलिकल्स बनती है जो ग्लैंडुलर सेल से बनी होती है। कनेक्टिव ये सेल्स है, ये ग्लैंडुलर सेल। यही सेल हार्मोन बनाती है, इसलिए ग्लैंडुलर सेल। अब जिस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है या जिस पार्ट में प्रेजेंट, उसका नाम है स्टॉक। और जो कुबोडियल ग्लैंडुलर सेल्स होती है वो वॉल ऑफ फॉलिकल बनाती है। कैसी सेल है? कुबोडियल और ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड की तरह काम करेंगे, हार्मोन बनाएंगे और शेप में कैसी है वो कुबोडियल। अब एक सब्सटेंस थायरोग्लोबुलिन, आयोडाइज कोलाइडल सब्सटेंस थायरोग्लोबुलिन, वो इस कैविटीज में भरा होता है। इसके अंदर भरा होता है आयोडाइज कंपाउंड, इसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन ही, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। थायरोग्लोबुलिन यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। अब अकेली ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है, बीच बीच में फॉलिकल्स के, वो भी हार्मोन सीक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन। उस हार्मोन का नाम है जो पैराफॉलिकुलर सेल है, इसका नाम है कैल्सिटोनिन। बोलिए तो पैराफॉलिकुलर सेल क्या बनाएंगे? कैल्सिटोनिन। अब जो हार्मोन है दो फॉर्म में बनता है, T3 और T4। T3 का नाम है ट्राई, T4 का नाम है टेट्रा। चार क्यों बोला इसको? टू भी तो बोल सकते थे, वन भी बोल सकते थे, क्यों? इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोडिन 20% और टेट्रा आइडोथायरोडिन, इसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। चार वाले को थायरॉक्सिन ही बोलते हैं, 80%। अब सिक्रीशन जो है T4 का वो ज्यादा है, कितना? 80%। और 20% क्या है? लेकिन T3 हार्मोन 4 टाइम मोर इफेक्टिव है देन T4 हार्मोन। इसका मतलब जो कम है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, कितनी? 4 टाइम। और T4 बाद में चेंज हो जाएगा जब वो T3 में पहुंच जाएगा। जब टिश्यू में पहुंच जाएगा तो T4 भी काय में कन्वर्ट हो गया T3। इसका मतलब जो कम अमाउंट में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो ज्यादा अमाउंट में उसकी एफिशिएंसी कम है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे, काम अच्छा हो, इसके लिए वो T4 भी जब टिश्यू में पहुंच जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा T3। इसका मतलब साबुन T3 हो। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है कभी कभी ट्रायोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव, ट्रायोसिन, इसलिए इसका नाम याद रखने के लिए थायरोक्सिन ट्रायोसिन, TRYOSIN, ट्रायोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। और ये फॉलिकल्स के रूप में, फॉलिकल के अंदर थायरोग्लोबुलिन के रूप में स्टोर रहता है और जब जरूरत होती है तो वो कन्वर्ट। अब थायरोक्सिन का जो फंक्शन है, अब थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इसलिए रखने आपको कि सारी मेटाबॉलिज्म के चारों तरफ घूमती है। जितनी भी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है वो किसके चारों तरफ घूमती है? थायरोक्सिन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है नॉर्मल लाइफ में भी और प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी मदर की मेटाबॉलिज्म इससे कंट्रोल होगी, उसी मेटाबॉलिज्म पर फीटस
कि मेटाबॉलिज्म चलेगी, सब कुछ उससे मदद से लेना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे पहला काम क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक ग्रोथ तीनों प्रकार की करता है, कौन कौन सी, फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल। अब होता क्या है, क्वेश्चन अगर वो ट्विस्ट करके पूछता है तब बच्चों को समस्या आती है, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं आता, ठीक है। अब जैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करना है। अब क्या होगा, अगर उसने ऑप्शन में मेल में या फीमेल में उसके हार्मोन डाल दिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ना दे रखे हो, तब वहां पर जो हार्मोन आएगा वो थायरॉक्सिन, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ध्यान हमें बस ये रखना होता है कि जो लीक से हट के बात होती है वो बड़े अलग तरीके से याद रखनी पड़ती है। और फिजिकल में भी तीनों करता है, स्केलेटल मसल्स को भी, स्केलेटन को भी, और विसरल मसल्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट दूसरा काम है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बीएमआर, उसको रेगुलेट करता है। बीएमआर का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज के रूप में एनर्जी जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, उसे हम बीएमआर, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज दैट आर वेरी बॉडी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट नॉर्मल, अपनी नॉर्मल लाइफ चलाने के लिए, नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कैलोरी के रूप में, वो है बीएमआर। और बीएमआर को कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन। अब बीएमआर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और वैसे वैसे वेट लॉस होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी में, मतलब थायरॉक्सिन की गड़बड़ी में वेट लॉस हो जाएगा, कभी कभी होता रहता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम हर चीज नुकसान करती है। अब जो हार्मोन है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव, जिससे सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कैलोरीज ज्यादा बने, और ये हार्मोन इसीलिए कैलोरीजेनिक हार्मोन कहलाता है, कैलोरी प्रोड्यूस करने वाला, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कैलोरीज के रूप में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा एक और काम है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इनकी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी लिविंग सेल में अंदर, बॉडी के अंदर बढ़ेंगे, और इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का यूज बढ़ेगा, इसीलिए ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज्यादा फूड चाहिए, इसलिए जो आप खा रहे हो वो जल्दी जल्दी यूज हो रहा और वो स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो आपको एनर्जी मिलेगी। योगा करने का फायदा यही तो है कि ज्यादा ऑक्सीजन स्पीड सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम एनहेंस हो जाता है, वरना कोई फायदा थोड़ी है कि भाई मैं मतलब सुबह सुबह 10-15-20 मिनट आधा घंटा खर्च कर रहा हूँ, इसलिए करता है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती सेल का, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कम खाने में और कम सोने से काम चल जाता है। ये जो बच्चे होते हैं, आप सोचो ना, जब 15, 16, 17, 18 साल तक बच्चा होता है वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है, इसलिए तो होता है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा होता है इसमें। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है मेटाबॉलिज्म का बढ़ने लगता है, सिक्रेशन से, खाने से, पीने से, दुनिया भर की चीजें खा भी नहीं पाता इनसे। यही उम्र है, खा पी लिया, अच्छी
अच्छी चीज खराब है। आगे बढ़ो। अब ये फैट के मेटाबॉलिज्म पर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। फैट पे क्या काम करेगा? ये सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म दोनों को कंट्रोल करता है। कैटाबॉलिज्म उसके कोलेस्ट्रॉल को, मेनली कैटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है, बढ़ाता है। इसीलिए आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम इकट्ठा होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कम होगा। तीसरी बात, कार्बोहाइड्रेट के ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये इंसुलिन की अपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम क्या है? शुगर लेवल को कम करना। ये शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, यानी कि ग्लूकागॉन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब डायबेटोजेनिक हार्मोन है, और ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को भी कंट्रोल करता है। लेकिन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन पर वो एनाबॉलिज्म को करता है। इसका मतलब ऑप्टिमम कंडीशन में अमाइनो एसिड प्रोटीन बनेगा, खर्च नहीं होगी। और जब प्रोटीन बनेगा तो आपकी बॉडी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी चीज। ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। ये एरिथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अब इसका मतलब, अब ब्लड वाले चैप्टर में अब आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि एरिथ्रोपोएसिस के लिए हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो किडनी सिक्रीट करता है, आरबीसी काउंट बढ़ाता है। और बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनती है एडल्ट में, और ये एरिथ्रोपोएसिस को बढ़ाता है। कौन? थायराइड। एरिथ्रोपोएटिन की तरह ये भी बढ़ाता है। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ऑप्शन में आपसे पूछे कि एक हार्मोन का नाम बताओ अदर देन एरिथ्रोपोएटिन, जो जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, वो है थायराइड। इसका मतलब आरबीसी काउंट बढ़ाने का काम दो का हो गया आपके लिए, एक एरिथ्रोपोएटिन का और एक। अब इसी के साथ साथ अब और क्या चीज चाहिए एनीमिया ना हो? विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन सी। ये चीजें हैं जो एनीमिया को दूर करती है। इसीलिए हफ्ते में एक बार नींबू या कोई भी सिट्रस फ्रूट जरूर खाना चाहिए, जो भी पसंद हो। मौसमी, संतरा, आंवला, बेस्ट सोर्स तो आंवला है, और इधर को तो खाने चाहिए, घर वालों को तो खाने चाहिए, क्योंकि आंवला और बहुत सारे काम करता है, बालों के लिए, स्किन के लिए। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, खाने में अच्छा है, कोई बुराई नहीं। हफ्ते में एक बार ना मिले तो नींबू खा, पी लो, दाल में डाल लो, सलाद में डाल लो, कैसे खा लो, खाने से बनता है, पीने से बनता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने समझ लो कि ये गॉनेट्स पर भी काम करता है, खास तौर से फीमेल गॉनेट्स पर, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन रिप्रोडक्शन में जाकर होते हैं। जब वो क्वेश्चन अलग हटके आता है लीक से, तब वहां दूसरे चैप्टर की नॉलेज काम करती है। अगर उसने नहीं कहा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या उसने कहा कि ये 4 हार्मोन है, इन चार हार्मोन में या 3 हार्मोन्स में से कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है? उसमें एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी है, साथ में थायराइड भी है, और अब सवाल होता है क्योंकि ये भी कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म कोई चीज कंट्रोल कर रही है, वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करेगी। ब्लड का बनना, प्लस अगर ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है
तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का मतलब है कि कोई चीज कितनी बननी है, कितनी नहीं बननी, कितनी टूटनी है, वो सब इस पर निर्भर है जरूरत के हिसाब से। अब जैसे फैट को ये लिपोलाइसिस को प्रमोट करेगा, लिपिड टूटेगा, एनर्जी मिल जाएगी और लिपिड स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर ये कम काम करे तो लिपिड स्टोर रहेगा बॉडी में, जब तो मोटा हो जाता है आदमी। जब थायराइड में गड़बड़ी होती है तो बहुत से फूल जाता है, मुंह में फूलने लगा, पूरी बॉडी फूलने लगती है, इसलिए कि लिपिड लिपोलाइसिस नहीं हो पाती, लिपिड स्टोर रहा धीरे धीरे, पतला प्रोटीन कम बन रहा, बनना चाहिए ज्यादा, कम बन पा रहा। अब सिक्रीशन में जो इसका कंट्रोल है वो भी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगी टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड से कहेगी कि बनाओ थायरॉक्सिन। अब जब थायरॉक्सिन ज्यादा बन जाएगा, इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करना है, थायराइड ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए थायरोट्रॉप, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा, और एंटीरियर जो हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगी, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या बनाएगा, थायराइड को काम करेगा, क्या बनाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो इससे भी नेगेटिव फीडबैक देगा, इससे भी नेगेटिव फीडबैक देगा। इसके बाद जैसे ज्यादा होगा ये इससे कहेगा भैया अब मत बनाओ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ज्यादा हो जाएगा ये हाइपोथैलेमस से कहेगा क्यों बना रहा है, बहुत है, इतनी जरूरत नहीं, बहुत हो चुका। अब डिसऑर्डर हाइपोथायराइडिज्म से मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा, पहला सिंपल और कोलाइडियल गोइंग, अगर फूड में आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, कम बनेगा, और थायराइड ग्लैंड अब मोर और मोर आयोडीन को ब्लड से खींचने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अपना साइज बढ़ाने लगेगी। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर। गोइटर मेनली उन पर्सन्स में होता है जो माउंटेन स्लोप्स पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर सॉल्ट कम है, आयोडीन कम है, और चूंकि आयोडीन जो है उन प्लेसेस से वाटर के साथ नीचे बह जाती है, और जो जब बहुत सारे लोग वहां के रहने वाले उस सिम्टम्स को शो करेंगे तब उसे बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक स्पीसीज आएगी इवोल्यूशन उसमें, सॉरी इकोलॉजी में, एक ऐसी स्पीसीज जो किसी विशेष जगह और बहुत बाकी जगह ना पाई जाती हो या बहुत कम पाई जाती हो, उसे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कीवी न्यूजीलैंड एरिया में, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया रीजन में ऑस्ट्रिच, ठीक, एलिफेंट इंडिया अफ्रीका, लॉयन बहुत कम जगह पाए, तो एंडेमिक स्पीसीज है। ऐसी जब बहुत सारे लोग सिम्टम्स शो करते हैं उसे बोलते हैं एंडेमिक, डिजीज के लिए वर्ड लगाते हैं एंडेमिक। जो सी फूड लेते हैं उनमें गोइटर नहीं आता, क्योंकि उसमें आयोडीन मिल जाता है सी से। इसके बाद है क्रिएटिनिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब बात आई मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण हुआ। अब जो ग्रोइंग बेबी है उसका डेवलपमेंट डिफेक्टिव, डेवलपमेंट मैचुरेशन डिफेक्टिव हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगी, और उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, इसे बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन होगा, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा ढंग से, इंटेलिजेंट क्वोशेंट लो होगा, एब्नॉर्मल स्किन होगी, और डेफ म्यूटिज्म होगा। डेफ माने म्यूट, ठीक है। अब क्रिएटिनिज्म से तीनों में दिक्कत आती है। अब देखो
वो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों डेवलपमेंट को कंट्रोल। अब जब फिजिकल ग्रोथ की बात आएगी तो उसका स्केलेटन ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, वो डॉर्फ रह जाएगा। मस्कुलर डेवलपमेंट होगा, मसल्स वीक रह जाएंगे। और विसरल ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, नॉट सो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन पॉट बेली रहती है, उसका जो बेली है वो पॉट जैसी रहती है, मटके जैसी गोल। और मेंटल डेवलपमेंट कम होने से वो इंटेलिजेंस कम होगी उसकी, इडियोसी। और सेक्सुअल डेवलपमेंट ना होने से क्या होगा, वो इनफेंटाइल सेक्स ऑर्गन में डेवलप नहीं हो पाएंगे, नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, सिराइल हो जाएंगे। अब थायराइड मिक्सोडेमा, एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाए, किसी एडल्ट में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम होने लगा तो वहां पर मिक्सोडीमा होता है, गर्ल्स डिजीज बोलते हैं, ये रखा नहीं। और एडल्ट वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो खाली यही नहीं है कि सेक्स हार्मोन है वही गड़बड़ कर सकते हैं, हो सकता है किसी में सेक्सुअल डेवलपमेंट में गड़बड़ हो रही हो कि वही मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो रही है, थायरॉक्सिन गड़बड़ हो। इसीलिए फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हार्मोन भी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है। अब हाइपरथायराइडिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाए और कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड होने से डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, जिससे सिंथेसिस का रेट और सिक्रीशन का रेट जो है वो बढ़ जाए, और जब जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन हो जाएगा तो भी गड़बड़ करेगा। इससे एक जो फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म है, वो गड़बड़ा जाएगा, और उससे होता है एक्सोपेथेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज या बेस डाउज डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस। इसमें क्या होगा कि एक्सोपेथेल्मिक गोइटर जो है वो एक तो एक्सेसिव सिक्रीशन से हो रहा है, सिंपल गोइटर आयोडीन की कमी से। दूसरी बात, इसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, उसमें भी हुआ। प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल प्रोट्रूड रहेगी, बाहर को निकली दिखेगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, क्यों? इसका काम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, वेट लॉस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं, बिल्कुल पतली पतला हो जाएगा। मतलब पेरिफेरकुलर सेल एक हार्मोन बनती है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, जो एक प्रोटीनियस हार्मोन है। अब थायरोकैल्सिटोनिन का काम समझ लो, ये रिड्यूस करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, बोन के डिस्ट्रक्शन को कम करेगा और इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ Ca++ इन यूरिन, जिससे रिड्यूस होगा नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो Ca++ है वो यूरिन में बाहर निकालेगा, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वहां पर Ca++ कम हो जाएगा। ये एनहेंस करेगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, बोन्स में कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाता है, इसलिए बोन को सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दो काम करे, एक तो Ca++ को यूरिन से बाहर निकाला, प्लस बोन्स पर डिपॉजिट किया Ca++ को, जिससे बोन स्ट्रॉन्ग हो गई। ये एंटागोनिस्टिक होता है कॉलिप्स हार्मोन और पैराथार्मोन के, इसका मतलब वो उल्टा काम करेगा, पैराथार्मोन आगे आएगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथार्मोन उससे अपोजिट काम करेगा। ये बाहर निकाल रहा है हो गया, ये डिपोजिशन कर रहा है। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड भी एंडोडर्मल होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड ये थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पर धसी रहती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और एक हार्मोन सिक्रीट करती है, इसका नाम है पैराथार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन, पीटीएच। ये प्योर फॉर्म में कॉलिप ने बनाई, प्राप्त करी थी, इसका नाम कॉलिप हार्मोन है, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, बड़ी चेन है। और ये काम क्या करता है, सबसे पहला सेल की मेम्ब्रेन की प्रॉपर परमिबिलिटी को मेंटेन करता है, प्लस मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, प्लस नर्व इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है, प्लस हार्ट बीट ब्लड कोगुलेशन को बढ़ाता है,
बोन फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा में हेल्प करता है। क्यों? कैल्शियम आयन को कंट्रोल कर, जहां पर भी कैल्शियम आयन इन्वॉल्व हो गए हर उस फंक्शन को कंट्रोल कर। ये इनडायरेक्ट फंक्शन है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि जहां जहां भी कैल्शियम होंगे वहां वहां ये हार्मोन काम करेगा। जैसे ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग के हर स्टेप में कैल्शियम आयन होता है, नर्व कंडक्शन में भी होता है। तो जो भी काम जहां जहां कैल्शियम हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में भी होता है कैल्शियम। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट फंक्शन है जो आपको याद रखना है। जो भी कैल्शियम वही इसका काम है, उसी को कंट्रोल करेगा ये। अब आगे बढ़ो। कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट मिनरल है हमारी बॉडी में जो पाया जाता है, और अबाउट 99% जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन्स में रहता है, और 1% कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब प्रॉपर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस का काम, होम्योस्टैसिस के अंदर आता है। और हमने क्या पढ़ा था होम्योस्टैसिस में कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन रखना होम्योस्टैसिस। उसमें सब कुछ है, एसिड बेस बैलेंस सब कुछ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है। अब ये कंबाइंड फंक्शन है पैराथार्मोन का, कैल्सिटोनिन का और विटामिन D3 का। प्रॉपर कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे बॉडी में, उसके लिए 3 चीजें इन्वॉल्व है। पहला पैराथार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, जो जिसका दूसरा नाम अभी क्या आया था, कैल्सिटोनिन है जी, प्लस तीसरा विटामिन D3 कैल्सिफेरॉल। इसका मतलब कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे ऑप्टिमम कंडीशन में, इसके लिए सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए तीनों। विटामिन डी भी, खाली विटामिन डी से काम नहीं चलने का, उसके लिए पैराथार्मोन हार्मोन भी और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी प्रॉपर होने चाहिए, ऑप्टिमम होने चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट होने चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी गड़बड़ा जाएगी। अब पैराथार्मोन हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, मतलब कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? पहला, वो बोन रीऑप्शन यानी कि डिसोल्यूशन और डिमिनरेशन यानी कि बोन से कैल्शियम आयन निकालना। इससे पहला हार्मोन क्या कर रहा था? बोन में कैल्शियम डिपॉजिट कर रहा था। ये उल्टा करेगा, मैंने क्या कहा था, ये हर काम उसका उल्टा करेगा, एंटागोनिस्टिक है। पहला वाला हार्मोन कौन सा था? कैल्सिटोनिन। किससे था? थायराइड ग्लैंड का। उसका काम क्या था? यूरिन में कैल्शियम निकालना प्लस बोन के अंदर कैल्शियम को स्टोर करना, फिक्स करना, एब्जॉर्ब करा के बाहर डालना। ये उल्टा करेगा, बोन का डिसोल्यूशन करेगा, कैल्शियम बाहर निकालेगा। तीसरा, दूसरा Ca++ के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है फूड से, इंटेस्टाइन से। जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो कैल्शियम है इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब कराने को बढ़ाएगा, यानी कि सीधी बात है अंदर करेगा आपकी बॉडी में, वरना बाहर निकल जाएगा एलिमेंट्री कैनाल से वो। तीसरा, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा बॉडी में। पहला, बोन से बाहर निकाल, दूसरा इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करके, और तीसरा जो नेफ्रॉन से कैल्शियम भगे भगे जा रहे हैं बाहर, उनसे कहना आ जाओ, वापस आ जाओ, चक्कर में बाहर ना कुछ भी आ जाओ। अब कैल्शियम जो अब ये आया है वो यूटिलाइज होगा बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा बोन फॉर्मेशन में। किसके इन्फ्लुएंस है? विटामिन डी। विटामिन D3 ऑस्टियोब्लास्ट सेल को कैल्शियम डिपॉजिट कराने में हेल्प करा, बोन बनाने में हेल्प करा। अब पैराथार्मोन स्टिमुलेट करता ऑस्टियोक्लास्ट सेल को। ऑस्टियोब्लास्ट का तो काम हो गया। वो कहता है कि फीड करो अपॉन बोन और सेल से रिमूव कराओ अननेसेसरी पार्ट ऑफ बोन। जो बोन का एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट है उसको हटाओ। ऑस्टियोक्लास्ट सेल से क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट है उसको हटाओ, डिसॉल्व करो, फैगोसाइटोसिस करो। इसका मतलब
चेंज एसिमेट्रिकल बोन इनटू सिमेट्रिकल बोन। जो एसिमेट्रिकल बोन है, जिसकी शेप अभी प्रॉपर नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट है, उसको हटाओ, और जो एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए उसको उसमें कन्वर्ट करो। रिमॉडलिंग ऑफ द बोन इज डन बाय दिस सेल लाइफ लॉन्ग, और ये जीवन भर करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो हटा दिया। इसी कारण अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिमेन कांस्टेंट रहता है ब्लड में नॉर्मल कंडीशन इस हार्मोन के द्वारा। 100 ml ब्लड में 12 mg कैल्शियम होता है। पैराथार्मोन मेंटेन करता है मसल्स की एक्टिविटी को। क्यों? वहां पर भी कैल्शियम यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, होगा नहीं होगा? तभी तो कंट्रोल कर रहा है। थायरोकैल्सिटोनिन यानी टीसीटी इससे अपोजिट काम करता है पैराथार्मोन के। थायरोकैल्सिटोनिन रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड by increasing the excretion of Ca++ in urine by reducing destruction of bone। एक बढ़ाता है और एक घटाता है। अब आपको ये याद रखना कौन सा बढ़ाता है कौन सा घटाता है। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, किसका? पैराथार्मोन का। अब इसका मेन काम क्या है? कैल्शियम को बढ़ाना है घटाना? तो कैल्शियम लेवल कहाँ? एक्स्ट्रा सेलुलर ECM, एक्स्ट्रा, और इसीलिए ये हाइपोकैल्सियमिक फैक्टर है, और अमाउंट ऑफ PO4 माइनस 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 बढ़ जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात चल रही है, और फॉस्फेट को बढ़ाएगा। अब एक याद कर लो कि ये कैल्शियम लेवल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में घटाता है, और फास्फोरस को इंक्रीज करता है। एक दूसरे के अपोजिट। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक बढ़ाता है घटाता है। आपने याद कर लो, जो पैराथार्मोन है PTH है, वो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फॉस्फेट को उल्टा करके बढ़ाता है। अगर कैल्शियम आयन कम हो जाए तो क्या क्या गड़बड़ होगी? मसल्स में गड़बड़ी, नर्व में गड़बड़ी, ब्लड क्लॉटिंग में गड़बड़ी, और क्रैम्प्स आने स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो खिलाड़ी जब ज्यादा उसमें खेलते हैं ह्यूमिडिटी में, वहां उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आने लगते हैं स्वेट्स के साथ। क्रैम्प आते ही मसल्स काम करनी बंद कर देते हैं, चलना भी दुबड़ जाता है। और समटाइम वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, वापस रिलैक्स नहीं होती, कैल्शियम नहीं है, काम हो गया। इसे बोलते हैं टिटैनिंग। इफ दिस टिटैनिंग इंटरकॉस्टल मसल्स में डायफ्राम में आ जाए तो आदमी मौत जाएगा, सांस ही नहीं आ पाएगा, ब्रीथिंग रुक जाएगी, और आदमी मौत जाएगा। हाइपर सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ी है। अब क्या काम कर, ज्यादा होते क्या होगा? ऑस्टियोक्लेस्ट सेल फीड करने लगेगी, जो उससे बोन्स पर ज्यादा फीड करने लगेगी, और बोन ब्रिटल हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसका मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTS से भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में से एज रिलेटेड डिजीज आई होगी, खासतौर से फीमेल में, है ना? आई थी नहीं? जब क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, ECM ज्यादा हो जाएगा, PO4 लेवल घट जाएगा, और कैल्शियम बढ़ रहा तो वो घटेगा, मिलते हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फोमेटिया। और Ca++ के डिपोजिशन ज्यादा होने से किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं। इसीलिए हर चीज उपयुक्त होनी चाहिए, ज्यादा न कम, ज्यादा भी नुकसान दे। अब आगे जाओ, एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा माने ऊपर, रीनल मतलब किडनी।
किडनी के ऊपर ग्लैंड। ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ बोथ द किडनी पर पाई जाती है। तो दो किडनी है तो दो ग्लैंड होगी है। और ये एक्टो मीजोडर्मल है ओनिडर्मल। अब तक कितनी आई थी? चार एंडोडर्मल आई थी। ये कैसी है? एक्टो मीजोडर्मल। इसका कुछ पार्ट एक्टोडर्म से, कुछ पार्ट मीजोडर्म। अब होल ग्लैंड के ऊपर कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है। और जो ग्लैंड है ये, उसमें दो पार्ट है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला। जैसे आपने किडनी में पढ़ा, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। अब ये किडनी के ऊपर है तो स्ट्रक्चर भी वही है, बाहर वाला अंदर वाला। अंदर कौन है? बाहर कौन? कॉर्टिकल पोर्शन 80 से 90% है और बना है वो मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से। इसका मतलब मीजोडर्मल पार्ट ज्यादा, कॉर्टिकल पार्ट ज्यादा। तुम पहले बात को सही, मैं कह रहा हूं कॉर्टिकल पार्ट 80 से 90% है और वो मेसोडर्म से बना है। तो मेसोडर्मल पार्ट ज्यादा। कौन है मेसोडर्मल पार्ट? कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल पार्ट जो ज्यादा हुआ। अब जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मेडुला। वो एक्टोडर्म से बना है, 10 से 20% पार्ट है। अब जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स का पोर्शन बाहर वाला, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, वो 3 भागों में बटा होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर बीच में जोना फेसिकुलेटा, और जोना रेटिकुलस। अब जो आउटर जोन है, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा बोल रहे हो आप, वो हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं। और जो जोना मिडिल जोन है, फेसिकुलेटा, जो पहले वाले हार्मोन है उनको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्यों कर रहे हैं आप समझ लो, ये मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो सेकंड वाले हैं उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करेंगे। और जोन इनर वाला जो है, सेल जो है इस रीजन की वो स्प्रेड होती है नेटवर्क के रूप में, और वो लेयर के रूप में अरेंज होती है, और वो सेक्स हार्मोन बनाती है। बाहर वाले मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बीच वाले, नीचे वाले सेक्स हार्मोन, सबसे लास्ट वाला सेक्स हार्मोन, बीच वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बाहर वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड। बात याद समझ? 40 से 50 हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाती है, और ये सभी स्टेरॉइड होते हैं। अब याद कैसे रखोगे कि जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो ज्यादा स्टेरॉइड होते हैं। जब वो सेक्स स्टेरॉइड है तो ये सब स्टेरॉइड है। और इनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोलेस्ट्रॉल है, और इन्हें इसलिए कॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। और 40 से 50 हार्मोन्स में से केवल 7 से 8 जो होते हैं एक्टिव। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सिक्रीट करेगा? जोना आउटर वाला, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक बात। और इसका मेन काम क्या होगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे Na+, KCl- एक्सेट्रा को कंट्रोल करना। वाटर प्लस मिनरल्स को कंट्रोल करना, इसलिए इनका नाम क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब सबसे मेन हार्मोन है इसमें एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डो। अब यही हार्मोन किडनी वाले चैप्टर में भी आता है।
एडीएच भी आया था और एल्डोस्टेरोन भी आया था। अब समझो, ये इसका नाम है, कॉमन नेम है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सॉल्ट को रिटेन करेगा, इसका मतलब इसका काम ही नाम ही है। मेनली किस पर काम करेगा? डीसीपी पर। किस पर? डीसीपी। काम किस पर करेगा? डीसीपी। और कलेक्टिंग करता है, जैसे उसने करा था। किसने? एडीएच ने। अरे उसने भी नहीं करा था। उसने कहा करा था? डीसीपी कलेक्टिंग डक्ट पर करा था नेफ्रॉन की। इसने भी वही करा। सेम है इस फंक्शन में। अब वहां जाकर ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेगा। इसका मेन काम क्या है? वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव करना है। एक्टिव करेगा किसको? सोडियम पोटेशियम पंप। अभी सोडियम पोटेशियम पंप से कह रहा कि भाई एक्टिव हो जाओ। एक्टिव ये वो है क्या? सिंपल है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और कहेगा भैया Na को एब्जॉर्ब कर ले वापस, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले वापस, और एक्सक्रीशन कर दे के और फॉस्फेट आयन को। क्या काम करा? चार से। क्या कहा से? डीसीटी से, कलेक्टर से। भैया Na वापस ला, वाटर वापस ला, चाहिए मुझे या नहीं? मैं ये चाह के प्लस नहीं चाहिए, भर फॉस्फेट भी नहीं चाहिए, PO4 माइनस भी नहीं चाहिए, के प्लस भी नहीं चाहिए। इसका मतलब Na को लाओ, वाटर को लाओ, के को और फॉस्फेट को बाहर निकालो। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अब इसलिए हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका एक फंक्शन दूसरे से रिलेटेड है। अब ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना अब सर्कुलेटरी सिस्टम वाले का पर्सनल काम हो। इसीलिए इस चैप्टर को बड़े आराम से समझते हुए पढ़ना, क्योंकि जितनी भी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हाँ, तो बात समझो। एल्डोस्टेरोन मेनली किस पे काम करता है? डीसीटी पे और कलेक्टिव डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या कहेगा? सोडियम को लाओ, वाटर, पोटेशियम को और वो बाहर निकाल दो। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, वाटर को रिटेन करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम। अब अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो जिसके सारे काम कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो लॉस ऑफ Na हो जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि काम क्या है, वो पूछेगा कि किस हार्मोन की कमी से Na प्लस का सिक्रीशन ज्यादा हो, लॉस ज्यादा हो जाएगा, बाहर को ज्यादा निकलेगा, प्लस Cl माइनस का लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा, है नी? और वाटर के लॉस होने से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाए, पोटेशियम आयन ब्लड में क्यों? वो बाहर निकालना था, PO4 माइनस और पोटेशियम को तो बाहर निकाला था ना। अब कम बाहर निकल पाएगा तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं पड़ा। अब ब्लड प्रेशर को घटाए, घट जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना था। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन कंट्रोल करता, वो सिक्रीट करता है? बीच वाला जोना। और यहाँ पर जो मेन हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल। वो हार्मोन है लाइफ सेविंग हार्मोन है, इसका नाम। कॉर्टिसोल के बिना लाइफ नहीं चल सकती। एक्स क्रोमोसोम, ADH और कॉर्टिसोल के बिना लाइफ नहीं चलती। वाई के बिना चल जाती लाइफ, तो वही चल रही ना, चल रही और सब आगे चलेगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं है इसमें एक भी एक्स ना, और वो जीवित होगी मैं होंगी ना। ADH के बिना लाइफ चले, ना एक्स क्रोमोसोम के बिना लाइफ चले, ना ही कॉर्टिसोल। इसलिए इसका ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट काम करता है जीवन में
इससे इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं आम भाषा में। समझो बात, काम क्या करना है। ये भी मेटाबॉलिक इफेक्ट करता है किस पर? कार्बोहाइड्रेट पर, फैट पर और प्रोटीन पर। और कौन था? थायरॉक्सिन भी होगा तीनों के। अब इसका मतलब ये हुआ कि खाली थायरॉक्सिन से भी नहीं काम चलना। कि तुम सोचो कि थायरॉक्सिन हार्मोन बैलेंस रहे तो बॉडी बैलेंस रहेगी ना। ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये भी ऑप्टिमम होना चाहिए। एक ही चीज कई हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है, ये नहीं खाली एक ही हार्मोन कर रहा कंट्रोल। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। मतलब शुगर लेवल बढ़ाएगा। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट। न्यू का मतलब होता है न्यू सोर्स। नॉर्मल सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट है ही, प्रोटीन से या लिपिड से बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब अगर लिपिड है तो लिपिड से कहेगा जो यार ग्लूकोज बन जा, बॉडी में यार दिक्कत हो रही ग्लूकोज। चलो इसका मतलब फैट से भी कहेगा या फैट मेटाबॉलिज्म में लिपोलाइसिस कर देगा, लिपिड टूट जाए। जब टूटेगा तभी तो बनेगा, तभी यूज होगा, एनर्जी के रूप में भी यूज होगा। प्रोटीन से कहेगा तू भी टूट जा, प्रोटियोलाइसिस। सेलुलर अपटेक को बंद कर देगा, यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को कम कर देगा। इसका मतलब प्रोटीन बनेगा कम, टूटेगा ज्यादा, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, तभी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ। अब ये हार्मोन एंटी इंफ्लेमेटरी। अब ये जो हार्मोन आया, अब ये आपको ले जा रहा है 12th क्लास में चैप्टर होता है डिजीज वाला, इम्यूनिटी वाला, वहां पर ले जा रहा है इन्फ्लेमेशन की तरफ। अब ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन को रोक रहा है। अब ये प्रिवेंट करता है डब्ल्यूबीसी और कोलेजन फाइबर के फंक्शंस को। सो यूज्ड इन डिजीज लाइक ओडिमा, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, यानी कि जो जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है उन डिजीज को रोकेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये हार्मोन इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यून सिस्टम के काम को कम करता है, सुप्रेस करता है, काम करता है उससे, जब बस थोड़ा इसीलिए ये इम्यून रिएक्शंस, एंटीबॉडीज की जो रिएक्शन है उसको चेक करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। इसीलिए ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, ये एलर्जी। किसी को डस्ट है, किसी को मीट से है, किसी को प्रोटीन से है, किसी को एग से है, किसी को मीट से है। अलग अलग लोगों को अलग अलग एलर्जी होती है। बहुत से लोग जीवन भर अनाज नहीं खा, रोटी नहीं खा पाते, गेहूं से एलर्जी है, मक्का, जौ, जई, जवार, इससे काम चला, बिस्किट में लगा। तो एलर्जी है क्या? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो उससे ज्यादा काम कर रहा है। अगर आपने कोर्टिसोल दे दिया तो काम कम हो गया, नहीं हो गया? उसका काम ही क्या है? इम्यून सिस्टम को काम करना। अब इसीलिए आजकल कोर्टिसोल्स को ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज किया जाता है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, बेसिकली मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करेगी इससे, तो उसमें क्या काम करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिससे वो जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो पाए, फिर भी हो जाता है। बहुत टिपिकल काम है किडनी को ट्रांसप्लांट कराना। और लेकिन कोशिश जब की जाती है तो पहले से ही इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी स्टार्ट की जाती है। इसका मतलब कोर्टिसोल भी वो काम कर सकता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह, और अब वो इम्यून सिस्टम को काम कर देता है, इसलिए रिजेक्शन के चांस कम होते हैं, जीरो नहीं होता, कम होता है। कोर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है।
और वो किडनी फंक्शनिंग में भी कंट्रोल करता है और आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। 3 हार्मोन हो गए। पहला कौन सा था? एरिथ्रोपोइटिन बाय किडनी। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था हार्मोन जो आरबीसी बना रहा था? थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड। और तीसरा कोर्टिसोल फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। ऐसी बात? 3 हार्मोन हो गए क्या? ठीक बात यानी भी। अब आगे बढ़ो। सेक्स हार्मोन को सेक्स कॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन को कौन सिक्रीट करेगा? ठीक। मेल हार्मोन क्या कहलाएगा? एंड्रोजन। फीमेल क्या कहलाएगा? एस्ट्रोजन। बोथ मेल हार्मोन जो है मेल और वुमेन दोनों में सिक्रीट होते हैं। मेल वाले भी और जो दोनों में ग्लैंड सेम है भाई। जो टेस्टिस और ओवरी वो तो चलो अलग हो गई। अबे थोड़े फीमेल की ग्लैंड अलग है, मेल की लगभग एक सी है ना, और एक सी तो हार्मोन मिक्स से सिक्रीट करेगी। अब लेकिन ये हार्मोन जो मेल में फीमेल हार्मोन सिक्रीट होंगे वो मेल के जो मेन हार्मोन है वो उसको काम को खत्म कर देंगे। फीमेल में फीमेल की जो मेन हार्मोन है वो मेल के हार्मोन काम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो दो अगर तो फिर वो दोनों सीरियल हो सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब एड्रिनल मेडुला कल और उसके आगे कौन सी ग्लैंड है? थाइमस।